हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। और कैसे हो भाई? बढ़िया। तो मोशन मंच पर बेटे आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज अपन लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो बेटे आनुवांशिक पदार्थ की खोज, इसके लिए अपन दो वैज्ञानिकों का प्रयोग पढ़ेंगे। एक तो ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ेंगे और एक हर्शी और चेज का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं इसके पहले टॉपिक से। और यह टॉपिक हमारे पास में रहेगा, यह टॉपिक रहेगा बेटे हमारे पास में, यानी आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो इस खोज का बेटे पहला पार्ट अपन यहां पर लेंगे और ये पहला पार्ट होगा हमारा, यानी रूपांतरण सिद्धांत। रूपांतरण सिद्धांत, रूपांतरण सिद्धांत, या इसको आप याद रखेंगे यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये बच्चों यहां पर अपन को याद रखना है कि यहां पर इसका पहला पार्ट है रूपांतरण। तो रूपांतरण होता क्या है? तो बच्चों इसमें आपको मैं बता दूं कि यहां पर सबसे पहले ये जो रूपांतरण के बारे में बताया, ये बताया था बेटे ग्रिफिथ ने। उस ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में एक जीवाणु का यूज लिया और उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ऐसा जीवाणु था जो बेटे निमोनिया रोग पैदा करता है और साथ में जो है क्या कहते हैं, ये निमोनिया से संबंधित है। और इस प्रयोग को दिया उसने रूपांतरण। अच्छा, किया कैसे बच्चों? कि इसने क्या किया कि इस जीवाणु को जब कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया या वृद्धि करवाई तो इसकी वहां पर इसे दो कॉलोनियां मिली। एक कॉलोनी तो इसकी बेटे कैप्सुलेटेड थी जो रोगकारी मानेंगे, और एक कॉलोनी इसकी जो है बेटे अरोगकारी थी, यानी जिसे आर स्ट्रेन मानेंगे। यानी एक कॉलोनी तो रोग पैदा करने वाली है कैप्सुलेटेड, और एक कॉलोनी है जो रोग पैदा नहीं करती है, उसे कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। अब इसने किया क्या कि जो रोगकारी जीवाणु था उसकी स्ट्रेन को बेटे किसी चूहिया के अंदर प्रवेश करवाया तो क्या देखता है कि चूहिया के अंदर निमोनिया हो गया और वह चूहिया मर जाती है। दूसरे प्रयोग में इसने क्या करवाया कि बेटे आर स्ट्रेन यानी नॉन कैप्सुलेटेड जो जीवाणु है उसको चूहिया में प्रवेश करवाया और क्या देखता है कि चूहिया के अंदर कोई निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन तीसरे प्रयोग में इसने क्या किया कि जो कैप्सुलेटेड रोगकारी जीवाणु था उसको बेटे गर्म करके मार दिया, और मारने के बाद में उस जीवाणु को चूहिया में प्रवेश करवाया तो फिर ये क्या देखता है कि उस चूहिया में निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन चौथे प्रयोग में इसने क्या किया कि इस मृत रोगकारी जीवाणु को किसके साथ मिला दिया? ये अरोगकारी जीवाणु के साथ मिला दिया। तो फिर जब इस जीवाणु को, इस घोल को उसने चूहिया में प्रवेश करवाया तो बेटे चूहिया में निमोनिया होता है और वह मर जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले प्रयोग में जीवित आर स्ट्रेन को, जीवित अरोगकारी जीवाणु को जब चूहिया में प्रवेश करवाया था तो बेटे वहां पर उसको रोग नहीं हुआ था। लेकिन जब मृत रोगाणु के साथ में इस जीवित अरोगकारी जीवाणु को प्रवेश करवाया तो उसको निमोनिया हो गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो यहां पर अभी मृत रोगकारी जीवाणु था उसका डीएनए चला गया किसके अंदर? यानी अरोगकारी जीवाणु के अंदर। और फिर उस डीएनए के कारण ये जो अरोगकारी जीवाणु है ये बेटे रूपांतरित हो जाता है किसके अंदर? रोगकारी जीवाणु के अंदर। और फिर ये चूहिया में जब जाता है तो वहां पर ये रोग पैदा कर देता है। तो इसी घटना को कहा जाता है रूपांतरण। तो यहां रूपांतरण के बारे में पहला पॉइंट याद रखना बेटे कि यह जो रूपांतरण एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन बाय ग्रिफिथ। तो ये आपको याद रखना है बेटे, रूपांतरण जो प्रयोग है इसको विस्तृत अध्ययन जो किया ये किसके द्वारा किया? ग्रिफिथ के द्वारा किया। और ग्रिफिथ ने, ध्यान रखना, इस काम के लिए एक जीवाणु का या उपयोगी जीवाणु, तो बेटे आपको याद रखना है कि इस कार्य के लिए, इस काम के लिए यानी जीवाणु का जो उपयोग किया गया उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी, यानी इसको हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं स्ट्रेप्टो, यही बोलेंगे बेटे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और ये ऐसा जीवाणु है जो रोग पैदा करता है जिसका नाम होगा न्यूमोनिया, यानी निमोनिया जो है बेटे ये निमोनिया, यानी ये जो रोग पैदा करता है, ये जो रोग पैदा करता है उसका नाम होगा निमोनिया, न्यूमोनिया। तो ये निमोनिया रोग पैदा करता है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो प्रयोग है, यानी यहां पर अब आपको याद रखना है कि अपन को ये देखना है कि रूपांतरण क्या है, यानी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसको किस तरह से बताया कि आनुवांशिक पदार्थ, तो दो आधार पर हम पढ़ेंगे। तो पहला इसका आधार है बेटे रूपांतरण सिद्धांत। तो रूपांतरण सिद्धांत जो है ये दिया किसने, यानी ग्रिफिथ ने दिया। और इसके प्रयोग को क्या कहोगे, इस ग्रिफिथ के प्रयोग को क्या कहोगे, तो इसका प्रयोग का नाम है रूपांतरण, प्रयोग का नाम है बेटे रूपांतरण। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसको प्रूव करने के लिए यहां पर ग्रिफिथ ने प्रयोग किया बेटे, तो उस प्रयोग का नाम है रूपांतरण। तो रूपांतरण में उसने किस जीवाणु को लिया, तो जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जब इस जीवाणु को ये हमारे पास में जीवाणु है और जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो बेटे यहां पर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु है, जिसको एक बार और लिख लेते हैं अपन, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इस जीवाणु को इसने कहां पर रखा, तो इसको रखा संवर्धन माध्यम पर, संवर्धन माध्यम पर। तो यहां पर बेटे इसको यानी दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई। तो यहां रखना दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त, दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त। तो ये ध्यान रखना। अब दो प्रकार की जो कॉलोनी है उसमें एक कॉलोनी का तो नाम है बेटे एस स्ट्रेन जीवाणु, एच स्ट्रेन, और दूसरी प्रकार की जो कॉलोनी है उसका नाम याद रखना होगा एस स्ट्रेन। तो ये यहां आप एक बार अच्छी तरह से देख ले कि इस वैज्ञानिक ने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु है, इस जीवाणु को संवर्धन माध्यम पर रखा, और संवर्धन माध्यम पर रखा तो वहां क्या देखा कि दो प्रकार की कॉलोनी का निर्माण होता है, यानी वहां पर इसको दो प्रकार की इसकी स्ट्रेन मिलती है, दो प्रकार की कॉलोनी मिलती है। तो एक प्रकार की कॉलोनी को तो क्या कहा बच्चों, यानी एक प्रकार की जो कॉलोनी है उस कॉलोनी को तो यहां पर इसने कहा यानी एस स्ट्रेन कॉलोनी, और दूसरी को क्या कहा आर स्ट्रेन कॉलोनी। तो ये अब इसमें अपन अंतर देखते हैं कि ये कॉलोनी कैसी होती है। तो आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर अपन के पास में ये जो जीवाणु को यहां पर देखा तो इसमें दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई, यानी यहां पर एक कॉलोनी तो क्या थी, यानी यहां अपन देख लेते हैं कि इसे यहां पर दो प्रकार की कॉलोनी यहां पर मिली, दो प्रकार की कॉलोनी। तो यहां इसकी जो पहला पार्ट था, ये पार्ट तो था बेटे एस स्ट्रेन, और एक यहां पर याद रखना है ये है आर स्ट्रेन, यानी दो प्रकार की कॉलोनी वहां पर बनी आर स्ट्रेन। तो आर और एस, तो एस का माने यहां पर याद रखना बेटे स्मूथ से है, और आर का माने जो यहां पर है वह रफ से है, रफ। तो ये आपने यहां पर देख ले कि जब जीवाणु को यानी इसने क्या किया बेटे ग्रिफिथ ने, कि जब जीवाणु को संवर्धन माध्यम पर रखा तो वहां पर इसे दो प्रकार की कॉलोनीज का निर्माण हुआ नजर आया। तो एक कॉलोनी को देखा तो वह कॉलोनी कैप्सुलेटेड थी, तो उसे तो क्या कहा स्मूथ कहा। तो स्मूथ कैसी कॉलोनी बेटे, ये जीवाणु कैसे होंगे कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, यानी ये कैप्सूल थे, जबकि ये जो जीवाणु थे ये थे नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड। तो बेटे ये कैप्सूल होने की वजह से ये स्मूथ नजर आएंगे, और ये कैप्सूल नहीं होने की वजह से ये स्मूथ नजर नहीं आएंगे। तो ये तो एस स्ट्रेन जीवाणु होंगे और ये आर स्ट्रेन जीवाणु होंगे। तो दो जीवाणुओं की कॉलोनी वहां पर हमें मिली। तो याद रह जाएगा, कैसे याद करना है
कि हमें पढ़ना है रूपांतरण सिद्धांत। ये आपका टॉपिक है बेटे, रूपांतरण सिद्धांत। अब रूपांतरण सिद्धांत में ये दिया किसने, तो ये ग्रिफिथ ने दिया। याद रह जाएगा बच्चों, किसने दिया, ग्रिफिथ ने दिया। और इस काम के लिए ग्रिफिथ ने जिस जीवाणु का उपयोग किया उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया रोग पैदा करता है, यह आपको याद रखना है। जब इस जीवाणु को उसने संवर्धन माध्यम पर रखा तो वहां पर 2 प्रकार की कॉलोनिया का निर्माण हुआ। तो वो 2 प्रकार की कॉलोनिया जो थी जीवाणु की, उसमें पहली कॉलोनी तो याद रखना बेटे, ये थी एस स्ट्रेन, और दूसरी कॉलोनी का नाम है आर स्ट्रेन। एस का माने स्मूथ से है, आर का माने रफ से है। तो एस स्ट्रेन जो जीवाणु थे वह कैप्सुलेटेड थे बेटे, जिस वजह से ये आपको स्मूथ नजर आएंगे। और जो आर स्ट्रेन थे ये रफ थे, ध्यान रखना, ये रफ थे बेटे, तो इन्हें अपने क्या कहा, नॉन कैप्सुलेटेड। और आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो जीवाणु कैप्सुलेटेड होते हैं ये जीवाणु कैसे होते हैं, रोगकारी। रोगकारी यानी बेटे ये है पैथोजन, पैथोजन, या फिर इन्हें वीरुलेंट भी आप कह सकते हो। और ये जो दूसरे जीवाणु हैं ये हैं अरोगकारी जीवाणु। यहां पर जो दूसरे जीवाणु हैं अरोगकारी जीवाणु, अरोगकारी जीवाणु। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि यहां पर जो एस स्ट्रेन है ये एस स्ट्रेन कैप्सुलेटेड वाली है, और जबकि जो आर स्ट्रेन है ये नॉन कैप्सुलेटेड वाली है। एस स्ट्रेन बेटे रोगकारी है, पैथोजन है या विरुलेंट है, जबकि जो आर स्ट्रेन है ये अरोगकारी है, या फिर इसे आप कह सकते हो ये नॉन विरुलेंट है, नॉन विरुलेंट है, यानी ये रोग पैदा नहीं करती है। अब देखते हैं कि ग्रिफिथ ने इसको किस तरह से यूज लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बेटे यहां पर ये जो जीवाणु है ये जीवाणु यहां पर जब ट्रांसफर किया तो पहला लेते हैं अपन प्रयोग नंबर 1। प्रयोग नंबर 1, तो प्रयोग नंबर 1 में क्या किया कि हमारे पास में ये यहां पर आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन जीवाणु है बेटे, आर स्ट्रेन जीवाणु, जिसको अपन पहले कह चुके हैं कि यह अरोगकारी है, अरोगकारी, यानी ये जो जीवाणु है ये रोग पैदा नहीं करता है। अब इसको यहां पर अपन करवाते हैं चूया में प्रवेश। इसे बेटे यहां पर अपन ने चूया में प्रवेश करवाया, चूया में प्रवेश। तो परिणाम क्या देखते हैं कि यहां पर ये जो चूया है ये चूया, तो चूया यहां पर क्या रहेगी बेटे, चूया जीवित रहती है। यानी यहां पर आप याद रख लें कि चूया कैसे है, जीवित है। तो बच्चों ये हमारे पास में पहला प्रयोग था इस ग्रिफिथ का कि इसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूया में प्रवेश करवाया और चूया कैसी रहती है, जीवित बनी रहती है। यहां तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद में प्रयोग नंबर 2 देखते हैं अपन, प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 2। तो प्रयोग नंबर 2 में अपन ने क्या किया, अब एस स्ट्रेन जीवाणु है, और ये जीवाणु कैसा है, ये जीवाणु है बेटे रोगकारी, ये जीवाणु है रोगकारी या विरुलेंट। इस जीवाणु को अपन ने किस में प्रवेश करवाया, वापस वही चूया में प्रवेश, इस जीवाणु को चूया में प्रवेश करवाया। और जैसे अपन इस जीवाणु को चूया में प्रवेश करवाते हैं तो हमें परिणाम क्या मिलता है कि चूया यहां पर मृत हो जाती है, चूया यहां पर बेटे मृत हो जाती है। किसके कारण, क्योंकि इसमें निमोनिया हो गया, निमोनिया के कारण यह चूया मृत हो जाती है। तो प्रयोग 1 क्या था कि सबसे पहले इसने क्या किया कि एस इसको आर स्ट्रेन को चूया में प्रवेश करवाया, तो देखा इसने कि चूया जीवित रहती है, मृत नहीं होती है, क्योंकि वो जीवाणु अरोगकारी था। फिर आप बच्चों देखो कि दूसरे प्रयोग में क्या किया कि एस स्ट्रेन जीवाणु को, जो कि रोगकारी जीवाणु है, उसे चूया में प्रवेश करवाया, तो देखा कि चूया मृत हो जाती है क्योंकि इसको निमोनिया हो गया। लेकिन प्रयोग नंबर 3 में अपन देखेंगे, प्रयोग नंबर 3 में यानी यहां पर आप देखिएगा तो यह हमारे पास में बेटे प्रयोग नंबर 3,
प्रयोग नंबर 3। तो प्रयोग नंबर 3 में क्या किया कि यहां पर है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी यहां अपन ने लिया है, तो यहां लिया है अपन ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये यहां पर लिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया या जीवाणु। और आपको पता है ना, अब तो पता चल गया होगा कि जो एस स्ट्रेन जीवाणु है ये रोगकारी है। अब इस जीवाणु को क्या किया बेटे, यानी हीट किया, इसे कर दिया हीट किल, यानी गर्म करके इसको मार दिया। तो अब यहां पर हमारे पास में आया है एस स्ट्रेन जीवाणु। तो ये जो एस स्ट्रेन जीवाणु यहां पर आया, अब ये जीवाणु क्या है बेटे, मृत जीवाणु है। यानी एक बार फिर आप देख लें कि एस स्ट्रेन जीवाणु को लिया और उसको गर्म किया और गर्म करके उसको मार दिया, तो इसको बोलते हैं हीट किल। अब यहां जो एस स्ट्रेन जीवाणु ये मृत है, इस मृत जीवाणु को अपन कहां प्रवेश करवाएंगे, यानी वापस इस चूया में प्रवेश, चूया में प्रवेश। तो क्या देखते हैं बेटे कि चूया यहां पर जीवित रहती है, चूया यानी यहां पर जीवित रहती है। तो बच्चों ध्यान देखना, पहले तो अपन ने एस स्ट्रेन जीवाणु को जब चूया में प्रवेश करवाया था बिना मारे बिना गर्म किए हुए, तो चूया को निमोनिया हो गया था, वो मृत हो गई थी। लेकिन अब अपन ने क्या किया कि एस स्ट्रेन जीवाणु को पहले गर्म करके मार दिया, और गर्म करके मारने के बाद इसे अपन ने जीवाणु में उसमें चूया में प्रवेश करवाया, तो चूया को निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे अपन क्या देखते हैं, तो यहां आप देखिएगा बच्चों कि आगे जब होगा, यानी प्रयोग नंबर 4। तो प्रयोग नंबर 4 में हमारे पास में है एस स्ट्रेन जीवाणु। लेकिन ये जीवाणु जो है एस स्ट्रेन जीवाणु, तो बेटे ये जीवाणु कौन सा है, मृत है। यानी ये जीवाणु है हमारे पास में हीट किल वाला, यानी ये मृत है। और इसके साथ में अपन यहां पर लेते हैं आर स्ट्रेन जीवाणु, और ये जीवाणु हमारे पास में कैसा है, यानी जीवित है। तो ये ध्यान रखना प्रयोग नंबर 4 कि वापस अपन एस स्ट्रेन जीवाणु को ले रहे हैं, लेकिन ये जीवाणु ध्यान रखना बेटे मृत ले रहे हैं। और दूसरा जीवाणु यहां पर अपन आर स्ट्रेन जीवाणु ले रहे हैं, और ये जीवाणु कैसा है, जीवित है। इस दोनों के जो घोल है, इनका जो घोल है बेटे, इन दोनों जीवाणु का जो विलयन है, इसको प्रवेश करवाएंगे चूया में प्रवेश, चूया में प्रवेश। यानी दोनों जीवाणु के घोल को या दोनों जीवाणु का जो विलयन है, उस विलयन को अपन यहां पर प्रवेश करवा रहे हैं, यानी इसके अंदर। तो यहां आप लिख लें कि ये दोनों जीवाणु का क्या था, घोल था। तो बेटे इसको प्रवेश करवाया चूहे में, तो यहां हमें रिजल्ट मिला कि यहां पर जो चूया है, चूया ये हो जाती है बेटे मृत, ये चूया यहां पर मृत हो जाती है। तो अब यहां पर पता कैसे चला कि यहां हमारे पास में ये है एस स्ट्रेन जीवाणु, एस स्ट्रेन जीवाणु। लेकिन ये जीवाणु कैसा है, मृत है। बेटे इसका जो डीएनए है, एस स्ट्रेन का जो डीएनए है, ये ट्रांसफर हो गया, यानी इसका जो डीएनए है, डीएनए स्थानांतरण, तो ये किसमें स्थानांतरित हो गया, आर स्ट्रेन जीवाणु में, आर स्ट्रेन जो, और आर स्ट्रेन जीवाणु ये रूपांतरित हो गया, यानी विरुलेंट बैक्टीरिया में, या इसको कहेंगे रोगकारी जीवाणु में, और फिर उस चूया को निमोनिया हो जाता है। तो यहां आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर अपन ने एस स्ट्रेन जीवाणु को तो मृत लिया और आर स्ट्रेन जीवाणु को जीवित लिया। दोनों के घोल को बेटे जब चूया में प्रवेश करवाया तो उस चूया को निमोनिया हो गया और वह मृत हो गई। तो इससे आपको क्या पता चला कि मृत जो रोगकारी जीवाणु था एस स्ट्रेन, उसका डीएनए पहले किसमें गया,
आर स्ट्रेन जीवाणु में गया या उसने उसको ग्रहण कर लिया। तो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो बेटे किसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया? आर स्ट्रेन जीवित जीवाणु के द्वारा। तो जैसे ये डीएनए उस अरोगकारी जीवाणु के अंदर गया तो बेटे उस अरोगकारी एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को इस डीएनए ने किस में बदल दिया? रोगकारी जीवाणु में बदल दिया, रोगकारी जीवाणु में बदल दिया। और इस कारण से जब उस सॉल्यूशन को अपने चूया में प्रवेश करवाया तो बेटे उस चूया को निमोनिया हो गया और वह चूया मृत हो गई। तो यह प्रयोग था हमारे पास में, कौन सा प्रयोग था बच्चों? यानी रूपांतरण या रूपांतरण सिद्धांत। तो इससे आपको क्या पता लगा कि जो डीएनए है जब वह किसी दूसरे सजीव में जाता है तो वह सजीव भी इस डीएनए के गुणों को प्राप्त करके और उसी के जैसा हो जाता है। तो यहां पर जो जीवाणु था रोग पैदा करने वाला, उसका डीएनए जब अरोगकारी जीवाणु में गया तो बेटे वह जो अरोगकारी जीवाणु था यह भी बदल गया रोगकारी जीवाणु में और साथ में उस चूया को निमोनिया हो गया। तो इस तरह से यह हमारे पास में आनुवांशिक पदार्थ की खोज का पहला जो है पार्ट था। और यह पार्ट था बेटे हमारे पास में, यानी जो है क्या कहते हैं, रूपांतरण सिद्धांत। इसका दूसरा पार्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वह पार्ट होगा बेटे नंबर सेकंड, जो पार्ट होगा नंबर सेकंड। और नंबर सेकंड पार्ट होगा इसका, यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये इसको मैं यहां पर नंबर सेकंड लेता हूं और सेकंड पार्ट होगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी आपको क्या याद रखना है कि डीएनए एक क्या है बच्चों? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो बेटे इसको प्रूव करने के लिए क्या डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसको जानने के लिए दो अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयोग किया और वो वैज्ञानिक थे बेटे हर्शी और चेज। तो ये याद रखिएगा कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसको सत्यापित करने के लिए दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, वो था हर्शी और चेज। और इस प्रयोग में इन्होंने एक विशेष वायरस का उपयोग किया, और उस वायरस का नाम था बेटे जीवाणु भोजी वायरस। तो अब ये जो जीवाणु भोजी वायरस का इन्होंने उपयोग किया तो इस वायरस को दो माध्यम में इन्होंने ग्रोथ करवाई। पहला माध्यम था बेटे P32 आइसोटोप और दूसरा माध्यम था S35 आइसोटोप। तो याद रखना, जीवाणु भोजी वायरस को इन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप या दो रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि करवाई। एक तो S35 होगा बेटे और एक होगा कौन सा? P32। तो फिर अपन क्या देखते हैं, इतना सा आप याद कर लेना कि बेटे जो फास्फोरस कंटेनिंग होगा ये डीएनए से रिलेटेड होगा, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में नहीं पाया जाता। इसी तरह से आपको याद रखना है कि जो सल्फर है वो सल्फर बेटे प्रोटीन में तो मिलता है लेकिन डीएनए में नहीं मिलता है। तो आइएगा इसे अपन यहां पर देखते हैं कि अगला जो यहां पर हमारे पास में आएगा तो ये प्रयोग है बेटे डीएनए। तो इसको सत्यापित किया या ये प्रयोग को जो एक्सप्लेन किया बेटे, ये एक्सप्लेन किया बाय हर्शी। ये यहां पर आपको याद रखना है हर्शी तथा चेज। तो ये यहां पर आपको याद रखना है, यानी ये किया हर्शी एंड चेज। तो ये दो वैज्ञानिक है बेटे जिन्होंने इस प्रयोग को सत्यापित किया, हर्शी और चेज। और किस में किया? तो याद रखना जीवाणु भोजी वायरस में, जिसका इंग्लिश नाम है याद रखना, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है
कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और इसको सत्यापित करने के लिए इसे एक्सप्लेन किया गया, इसके बारे में बताया गया, तो यह हर्शी और चेज के द्वारा बताया गया। और ये जो दोनों वैज्ञानिक है, इन्होंने इस प्रयोग को किसमें किया, यानी जीवाणुभोजी वायरस में। अब ये जीवाणुभोजी वायरस क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी जीवाणुभोजी वायरस। यहां आप देखो तो यह है जीवाणुभोजी वायरस, जीवाणुभोजी वायरस। तो बेटे ये ऐसा वायरस है जो क्या करता है, ये जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है, जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है। ये याद रखना, जीवाणु कोशिका को इन्फेक्शन करने वाला या जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने वाला वायरस है। यानी ये वायरस करता क्या है कि यहां पे बेटे जीवाणु कोशिका की सतह पर, यानी इस तरह से आपको याद रखना है कि ये यहां पर ये वायरस है, ये वायरस, और ये क्या करता है कि बेटे जीवाणु की कोशिका पर बैठकर और अपने आनुवांशिक पदार्थ को किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, ये जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर कर देता है। तो ये ध्यान रखना, यानी जो जीवाणुभोजी वायरस है, ये अपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को किसके अंदर स्थानांतरित करता है, यानी जीवाणु के अंदर। तो ये बिंदु आपको जरूर याद रखना है कि यहां पर ये जो जीवाणुभोजी वायरस है, जीवाणुभोजी वायरस संक्रमण के दौरान या संक्रमण के समय अपने डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करता है। तो ये आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि जीवाणुभोजी यानी जीवाणुओं का भोजन करने वाला, लेकिन बेटे कोई वायरस है, ये कोई खाता नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई पाचन तंत्र वगैरह विकसित नहीं होता है। तो ये करता क्या है, ये जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है और उसे नष्ट कर देता है ना। कभी सुना हो आपने कि गंगा का पानी शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि गंगा के पानी में जीवाणुभोजी वायरसों की संख्या ज्यादा होती है, तो ये वहां पर जीवाणु को मार देते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि ये जो जीवाणुभोजी वायरस है, ये अपने डीएनए को जीवाणु के अंदर स्थानांतरित करता है और फिर जीवाणु कोशिका को प्रेरित करता है कि उसके अंदर नए वायरस बने। और जैसे ही वहां पर नए वायरस बनते हैं, वो जीवाणु कोशिका फट जाती है और ये जीवाणुभोजी वायरस उस जीवाणु कोशिका से बाहर आ जाते हैं। वरना आप कहोगे कि भी वहां जीवाणु कोशिका में जा क्यों रहा है ये डीएनए। तो याद रखना, ये जो जीवाणुभोजी का डीएनए है, ये जीवाणु कोशिका में जाकर बेटे नए वायरस के कण बनाता है, और ये नए वायरस के कण उच्च जीवाणु कोशिका में बनते हैं और वो जीवाणु कोशिका फट जाती है और ये नए वायरस के कण बाहर आ जाते हैं। तो एक तरह से जनन का तरीका है, जिसको लाइसिस अवस्था कहते हैं। तो यहां आप देख लीजिएगा कि बेटे यहां पर इसको दिया तो हर्शी और चेज ने, और इसने इस काम के लिए प्रयोग लिया जीवाणुभोजी वायरस में। और जीवाणुभोजी वायरस क्या है, ऐसा वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है। और जब ये जीवाणु को संक्रमित करता है तो क्या करता है कि अपने डीएनए को ये तो है बेटे यहां पर वायरस, ये तो यहां पर है वायरस, और ये कौन सी कोशिका है, तो ये कोशिका है जीवाणु कोशिका। तो यहां क्या किया, इस वायरस ने अपने डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, जीवाणु कोशिका में। तो ये बिंदु जरूर याद रखना, क्योंकि ये प्रयोग सारे इसी के ऊपर ही ध्यान रखना। तो यहां पर जीवाणुभोजी वायरस संक्रमण के समय अपने डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। यहां तक क्लियर। इस प्रयोग के लिए बेटे इन दो वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया। तो यहां भी आपको याद रखना है, यानी डीएनए सत्यापित करने के लिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सत्यापित करने के लिए दो प्रकार के
के लिए दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का उपयोग, दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप, दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग। तो ये याद रखना बच्चों कि यहां पर दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया। तो ये रेडियो आइसोटोप कौन कौन से थे? तो यहां आप देख लें कि यहां पर जो पहला था यानी नंबर 1, इसको तो आप याद रखना P32 रेडियो एक्टिव, एक तो ये याद रखना है, और सेकंड याद रखना है S35 रेडियो एक्टिव। तो यहां आप देख लें कि अच्छी तरह से समझ लें बच्चों कि मिशेल्सन स्टिहाल ने तो प्रयोग में क्या लिया था, N14 और N15, और हर्शी और चेज ने अपने प्रयोग में डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सत्यापित करने के लिए दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया। और ये दो प्रकार के जो रेडियो आइसोटोप हैं, एक तो P32 रेडियो आइसोटोप है और एक है बेटे S35। यहां मैं आपको बता दूं कि जो P है फास्फोरस, ये डीएनए में मिलता है, ये प्रोटीन में नहीं मिलता है, ये याद कर लेना। और जो सल्फर है बेटे, ये प्रोटीन में मिलता है, ये डीएनए में नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P32 है ये डीएनए को डिटेक्ट करेगा, उसके वायरस के प्रोटीन कोड को डिटेक्ट नहीं करेगा। और जो S35 है ये प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव करेगा, ये उसके डीएनए को रेडियो एक्टिव नहीं करेगा। अब अपन को क्या करना है कि ये जो वायरस है बेटे, इन्हें P32 और P35 के माध्यम में वृद्धि करवाते हैं। तो जिस वायरस को अपन किस में ग्रोथ करवाएंगे, P32 में, तो बेटे उसका डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा लेकिन उसकी प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव होगी। और अगर अपन वायरस को किस में वृद्धि करवाते हैं, S35 में, तो उसका प्रोटीन कोट वो रेडियो एक्टिव होगा जब उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो आइएगा अगली बार इसमें देखते हैं अगले नंबर पर, यहां पर बेटे कि यदि ध्यान रखना बेटे, यदि वायरस को P32 रेडियो एक्टिव, ध्यान रखना, यदि वायरस को P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि करवाते हैं, रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि कराते हैं, ध्यान रखना, यदि वायरस को P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि कराते हैं तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, ये ध्यान रखना बेटे। तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, जबकि याद रखना बेटे, जबकि प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव होगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी इसमें अपन ने क्या किया कि डीएनए को सत्यापित करने के लिए दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया, P32 और एक S35। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, फास्फोरस डीएनए में पाया जाएगा, प्रोटीन में नहीं। तो फास्फोरस P32 होगा, यह हमेशा डीएनए को ही रेडियो एक्टिव करेगा, जबकि जो S35 होगा यह हमेशा प्रोटीन को ही रेडियो एक्टिव करेगा। अब अपन ने क्या किया कि पहले केस में अपन ने क्या किया कि वायरस को P32 माध्यम में वृद्धि करवाई। तो जब P32 वाले माध्यम में वृद्धि करवाए तो फिर यहां पर ये जो वायरस होगा, ये बेटे इसका डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। इसका कारण मैं बता देता हूं, इसका कारण ये रहेगा बेटे कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस है, ये प्रेजेंट होगा, ये डीएनए में तो उपस्थित होगा, लेकिन याद रखना बेटे ये प्रोटीन में अनुपस्थित होगा। तो अगर वायरस को
अगर वायरस को किसमें वृद्धि करवाएं, P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि करवाएं, तो इस वायरस का डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में ही मिलता है, प्रोटीन में नहीं मिलता है। इसका रिवर्स कर देते हैं अपन। यदि वायरस को, यहां आप देखें बच्चों कि यदि वायरस को किसमें अब वृद्धि करवाएं, यदि वायरस को AS35 रेडियो एक्टिव माध्यम, यदि वायरस को AS35 रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि कराते हैं, ये समझने वाली बातें बच्चों ध्यान रखना, में वृद्धि कराते हैं, तो क्या होगा, तो डीएनए, तो इस वायरस का डीएनए नॉन एक्टिव होगा, नॉन रेडियो एक्टिव, तो डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव होगा। जबकि इसकी जो प्रोटीन कोट होगा बेटे, जब इसका प्रोटीन कोट यानी प्रोटीन आवरण, जबकि इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होगा, तो ये यहां पर आपको याद रखना है। इसका भी कारण मैं बता देता हूं। इसका कारण आपको ये याद रखना है कि ये है हमारे पास में सल्फर, यानी सल्फर। तो सल्फर बेटे याद रखना कि ये डीएनए में तो क्या होता है, डीएनए में तो ये एब्सेंट होता है, और ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, तो जब अपन वायरस को AS35 वाले माध्यम में ग्रोथ करवाएंगे, तो बेटे उसका प्रोटीन कोड तो रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आप एक बार अच्छी तरह से देख लें कि यदि वायरस को बेटे पहले अपन किस माध्यम में ग्रोथ करवाते हैं, पहले बेटे अपन यहां पर P32 रेडियो एक्टिव माध्यम में, तो फिर इसमें याद रखना कि इसका जो डीएनए है, ये डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। उसी तरह से यदि वायरस को किसमें जो है माध्यम में ग्रोथ करवाया, AS35 में, तो फिर बेटे याद रखना इसका जो प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। तो ये यहां आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। वायरस को अगर P35 में ग्रोथ करवाया, ध्यान रखना किसमें ग्रोथ करवाया, P35, तो डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि आपको पता है ना कि फॉस्फेट बेटे डीएनए में प्रेजेंट होगा, प्रोटीन में नहीं होता है। फिर अगली बार अपन ने क्या किया कि AS35 रेडियो एक्टिव माध्यम में वायरस को ग्रोथ करवाया, तो फिर क्या देखा कि उसका डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन प्रोटीन क्या है, रेडियो एक्टिव। इसका भी कारण साफ है कि जो सल्फर होता है, वो सल्फर बेटे प्रोटीन के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता। तो अब इसका प्रयोग अपन देखते हैं कि इन्होंने प्रयोग किया कैसे। तो हर्शी और चेज का प्रयोग, हर्शी व चेज का प्रयोग। अब इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि यहां पर बेटे वायरस को लिया, यानी एक तरफ तो इन्होंने लिया वायरस लेबल विद AS35 रेडियो एक्टिव। एक तो ये ध्यान रखना, एक तरफ यहां पर लिया बेटे वायरस लेबल विद P32 रेडियो एक्टिव, यानी एक तरफ तो क्या लिया, यानी वायरस लेबल किया बेटे AS35 से, और एक तरफ वायरस लेबल किया P32 से। तो यहां अपन क्या देखते हैं, यहां अपन ये देखते हैं बेटे कि यहां पर जो वायरस होगा, ये यहां मैं बना रहा हूं, ये वायरस है, ये वायरस है,
और इधर भी यहां पर अपन ले लेते हैं, यहां पर ये वायरस है। तो यहां पर ये वायरस, अब यहां पर अभी क्या देखते हैं कि इसमें बेटे यहां पर जो होगा यानी इधर, तो ये तो जो होगा इसका जो ये प्रोटीन कोट है और इसका यहां पर डीएनए यहां पर आपको लेना होगा। तो यहां पर इसका जो डीएनए है, ये डीएनए इसका इस तरह से यहां पर लेबल। तो अब इसकी लेबलिंग अपन करते हैं। तो इसकी लेबलिंग में अपन क्या देखते हैं, ये यहां पर है प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट जो है ये यहां पर है AS35 रेडियो एक्टिव, ये ध्यान रखना बेटे। और इसका डीएनए, ये इसका डीएनए कॉमन है। लेकिन यहां अपन ने क्या देखा कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए है बेटे P32 रेडियो एक्टिव। यानी यहां आप देख लें कि जिस वायरस को उसने किससे लेबल किया, AS35 से, तो उसका रेडियो एक्टिव कौन होगा, प्रोटीन कोट। और जिस वायरस को यहां पर P32 से लेबल किया तो उसका रेडियो एक्टिव कौन होगा, डीएनए। अब इनको अपन 3 अवस्थाओं में बांटेंगे बेटे, ध्यान रखना। यहां पर इनकी 3 अवस्थाएं होगी, 3 अवस्थाएं। तो 3 अवस्थाओं में अपन सबसे पहली अवस्था पर चलते हैं, तो यह होगा बेटे संक्रमण। संक्रमण, तो संक्रमण के दौरान यानी पहली अवस्था आती है संक्रमण। तो यहां अपन ने क्या देखता है कि यहां पर ये हमारे पास में जीवाणु है, और यहां पर भी बेटे इसको भी अपन लेते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास में जीवाणु है। तो यहां देखिएगा, जब यहां जीवाणु है तो जीवाणु जब इस पर संक्रमित हुआ, और इधर भी यहां पर बेटे ये जीवाणु यहां पर इस पर भी संक्रमित हुआ, यहां इस पर प्रोटीन कोट, यहां पर तो इसका ये डीएनए है, ये याद रखना बेटे। और यहां पर इस पर ये प्रोटीन कोट है, ये रेडियो एक्टिव वाला है, ओके। और ये इसका डीएनए है जो आपको याद रखना है, ये डीएनए है। तो इस अवस्था को तो अपने क्या कहा, संक्रमण कहा। तो संक्रमण के दौरान क्या हुआ कि जीवाणु जो है उसकी सतह पर वायरस का चिपकना। तो ये संक्रमण का मतलब याद रखना बेटे, यानी जीवाणु की सतह पर वायरस का आना, सतह पर वायरस का चिपकना। तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे, संक्रमण। तो ये नंबर 1, ये पहली फेज है नंबर 1, और यहां पे याद रखना बेटे नंबर 1। तो इस हर्शी और चेज के प्रयोग में 3 अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सी है, यानी संक्रमण। तो संक्रमण के दौरान क्या हुआ कि बेटे वायरस जीवाणु की सतह पर आया और वहां आकर चिपक जाता है। तो याद रखना ये क्या है, यहां पर ये जीवाणु है, ये जीवाणु है, याद रखना। ये भी बेटे क्या है, यहां पर जीवाणु है। एक बार और देख लें क्योंकि अपन आगे बढ़ने वाले हैं कि इस प्रयोग में 2 प्रकार के समस्थानिकों का उपयोग किया। सबसे पहले वायरस को अपन ने किससे लेबल किया बच्चों, तो सबसे पहले किया AS35 से। तो AS35 से जब लेबल किया तो ये जो वायरस है इसका प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव होगा। अब देखना यह है कि अगर ये जिस जीवाणु को संक्रमित करेगा, तो याद है ना बेटे कि जीवाणु को जब संक्रमित करेगा तो वायरस का केवल डीएनए जीवाणु के अंदर जाता है। तो अगर यहां पर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होगा या डीएनए रेडियोएक्टिव होगा तो वह जीवाणु भी रेडियोएक्टिव हो जाएगा। और अगर प्रोटीन ही रेडियोएक्टिव होगा तो प्रोटीन तो जीवाणु के बाहर रह जाता है, यानी वह जीवाणु रेडियोएक्टिव नहीं होगा। तो यहां देख लें कि AS35 से जब वायरस को लेबल किया तो यहां पर इसका केवल प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव रहा, लेकिन इस वायरस को अपन ने P32 से लेबल किया तो इसका जो डीएनए है ये रेडियोएक्टिव हो गया। अब इसके बाद में संक्रमण हुआ। संक्रमण के दौरान बेटे वायरस कहां पर आ गए, जीवाणु की सतह पर। अब जीवाणु की सतह पर आने के बाद में अब क्या होगा, यहां देख लें
कि ये हमारे पास में ये जहां पर, तो यहां पर ये हमारे पास में ये दो जीवाणु है। यहां पर पहले से जीवाणु का संक्रमण है। यहां आप देखें कि जीवाणु का संक्रमण, ये यहां पर वायरस, और इधर भी अपन वायरस बना सकते हैं। ये वायरस है, ये वायरस है। अब यहां हुआ क्या, यहां पर बेटे ये होगा कि इसका जो डीएनए है, ये डीएनए भी इसके अंदर आ गया, और इसका जो डीएनए था ये डीएनए भी इसके अंदर आ गया, यानी इसका डीएनए यहां पर आ गया। यहां ये प्रोटीन खोल है, ये प्रोटीन खोल इसका बाहर रह जाता है, ये प्रोटीन खोल बाहर रह जाता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो अब अगली स्टेप में क्या होगा बेटे, यानी ये जो तीसरी स्टेप अपन यहां पर लेंगे दूसरी, और ये दूसरी स्टेप होगी हमारे पास में ब्लेंडिंग, यानी इसको यहां पर कहेंगे ब्लेंडिंग, यानी इसको कहेंगे बेटे ब्लेंडिंग को, जिसको कहेंगे अपन एक तरह से प्रवेश करना, या जो है क्या कहते हैं डीएनए का, तो ब्लेंडिंग, अनुकर्मण भी इसको कहा जाता है ना, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के दौरान क्या हुआ कि वायरस का जो डीएनए है, वायरस का जो डीएनए यहां आप देख लें कि यहां पर अगली स्टेप क्या हुई बेटे, ब्लेंडिंग हुई, है ना। ब्लेंडिंग यानी एक तरह से जिसको कहेंगे अनुकूलन, या जो है उसमें डीएनए का प्रवेश। तो इसका जो डीएनए है ये इसके अंदर आ गया, और इसका जो डीएनए है वह भी यहां पर आ गया, और जो बाहर रह गया बेटे ये है प्रोटीन कोट, ये याद रखना, ये डीएनए का है प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोड, और यहां पर भी ध्यान रखना ये प्रोटीन कोड। तो ये हमारे पास में दूसरी स्टेप पूरी होती है, यानी ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग का माने बेटे एक तरह से जिसको अपन प्रवेश करते हैं, या जिसको अनुकूलन भी तो नहीं कह सकते। ब्लेंडिंग का माने ये होगा कि एक तरह से डीएनए का जो वायरस का डीएनए है इसका जीवाणु कोशिका में प्रवेश कैसे होगा, तो इस घटना को अपन यहां पर बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के बाद में अगली तीसरी स्टेप यहां पर आती है, और इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी इसको कहेंगे अपकेंद्रण, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण। तो ये यहां मैं बताता हूं, ये तीसरी स्टेप है बेटे। तो तीसरी स्टेप में यहां देखिएगा ये यहां जीवाणु है, और तीसरी स्टेप में यहां भी अपन देखते हैं तो यहां भी ये जीवाणु है। अब यहां अपन क्या देखते हैं कि इसके अंदर तो ये वायरस का डीएनए है, और यहां अपन क्या देखते हैं कि यहां पर इस वायरस का यहां पर डीएनए है। तो अब दोनों में अपन को क्या देखना है कि यहां से बेटे अपकेंद्रण का माने होगा कि वायरस को हटा देना, यानी जीवाणु की सतह से वायरस का जो कोट है उसको हटा देना, यह सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है, अपकेंद्रण कहलाता है। तो अपकेंद्रण के दौरान जीवाणु की सतह से प्रोटीन कोट को हटा दिया। अब यहां देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहां बताओ आप ये जीवाणु कैसा होगा, तो याद रखना यहां पर जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव डिटेक्ट है बेटे ये नॉन, क्योंकि इसमें देख लो कहीं पर भी ये नहीं है, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये है P32 रेडियो एक्टिव डीएनए, यानी यहां पर जो आ रहा है शुरू से, तो ये बेटे P32 रेडियो एक्टिव डीएनए है। और इसका जो प्रोटीन कोड था, इसका प्रोटीन कोड था वो तो बेटे क्या हुआ, बाहर रह गया यहां पर, यानी यहां पर ये प्रोटीन कोड यहां से हटा दिया। ये ध्यान रखना, ये प्रोटीन कोड यहां से हटा दिया। तो जब अपन ने देखा कि ये जो जीवाणु है ये तो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन यहां क्या देखते हैं, यहां अपन ये देखते हैं कि ये जो जीवाणु है यहां पर, ये पहली कंडीशन याद रखना, यहां पर जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका आप देख ले बेटे, ये जीवाणु है, ये जीवाणु है जिसमें कौन सा डीएनए है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है। तो जीवाणु कोशिका यहां पर कैसी होगी, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट होगी,
डिटेक्ट, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट होगी। तो ये ध्यान रखना कि जीवाणु कोशिका यहां पर क्या है, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट है। तो यहां आपने देखा कि जब इस जीवाणु कोशिका है तो इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पार्ट नहीं है, ये यहां पर रह गया इसका ACE35 रेडियो एक्टिव। लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि इसका जो प्रोटीन कोट है, वायरस का प्रोटीन कोट, यानी इस कंडीशन में यहां पर अपन को देखने को मिलेगा कि यहां पर जो वायरस का प्रोटीन कोट है, वायरस का जो प्रोटीन कोट है बेटे वो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट है। वायरस का प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण यह होता है रेडियो एक्टिव डिटेक्ट, रेडियो एक्टिव डिटेक्ट। और यहां आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो बेटे यहां पर जो प्रोटीन का कोट है ये वाला, यहां पर उसमें कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ये यहां पर ये प्रोटीन कोड जो यहां से हटाया गया है, तो ये प्रोटीन कोड जो है इस पर किसी भी प्रकार का कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहां अपन को ये नजर आएगा कि इसमें प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं। तो ये यहां पर आपको सारा कैलकुलेशन नहीं से लेना है, नहीं से आपको ये पता करना है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या नहीं है। क्योंकि जब वायरस किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो बेटे डीएनए ही एक वायरस से अगले जीवाणु में स्थानांतरित होता है। अगर यहां पर आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन होता तो बेटे प्रोटीन जीवाणु के अंदर नहीं जाती है, प्रोटीन जीवाणु के अंदर नहीं जाती है, जीवाणु के अंदर कौन जाता है, आनुवांशिक पदार्थ जाता है। तो पहले लेवल में क्या था कि उस वायरस का प्रोटीन कोट जो है रेडियो एक्टिव था। तो बेटे अगर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था तो जीवाणु यहां पर बेटे, क्योंकि प्रोटीन कोट गया नहीं जीवाणु के अंदर, तो जीवाणु यहां पर नॉन रेडियो एक्टिव रहता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर अपन ने देखा कि वायरस का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, तो जिस वायरस को डीएनए को अपन ने P32 से लेबल किया था, तो बेटे वह कोशिका में ये डीएनए आ गया, तो फिर ये जीवाणु कोशिका क्या हो गई, रेडियो एक्टिव हो गई। तो यहां आप देखें कि अगर यहां पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है बेटे, ऐसे जीवाणु जो किससे लेबल होते हैं, जो ACE35 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होते हैं, तो वह नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और ऐसे जीवाणु जो P32 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होते हैं, तो बेटे वह क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहां आप देख लें कि यहां पर आपको याद रखना है कि इस तरह से, इसमें अपन यहां तक तो आ गए, और अगली उसमें और देख लेते हैं अपन, यानी अगली उसके अंदर, यानी यहां पर ये अपने लिया जीवाणु। अब ये जीवाणु संक्रमित हुआ बेटे, ये संक्रमित हुआ P32 लेबल वायरस से, P32 रेडियो एक्टिव, P32 रेडियो एक्टिव, P32 रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव वायरस से। तो बेटे यहां अपन क्या देखते हैं कि ये जो जीवाणु होगा, ये जीवाणु होगा रेडियो एक्टिव, जीवाणु रेडियो एक्टिव। ये पॉइंट याद रखना बेटे, एक बार और समझ ले अच्छी तरह से कि यहां पर ये जीवाणु है, ये जीवाणु संक्रमित हुआ किससे, P32 रेडियो एक्टिव वायरस से। तो P32 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होगा तो ये जीवाणु क्या होगा, यानी रेडियो एक्टिव होगा। कारण क्या है कि यहां पर आप देखेंगे कि इस जीवाणु के अंदर यहां पर जो डीएनए आएगा, ये डीएनए क्या होगा, P32 होगा। ये याद रखना, क्योंकि P32 जो रेडियो एक्टिव है ये डीएनए को संक्रमित करता है, प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव नहीं करता है। तो P32 वाले जो
वायरस हैं, ये जिन जीवाणु को संक्रमित करेंगे तो वह जीवाणु भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन बेटे यहां पर अगर जीवाणु है हमारे पास में, ये जीवाणु, अब ये जीवाणु संक्रमित होता है, ये जीवाणु बेटे संक्रमित होता है किससे? AS35 रेडियो एक्टिव वायरस से। तो फिर यहां पर अपन देखते हैं कि यहां जो जीवाणु है ये होगा नॉन रेडियो एक्टिव। ये ध्यान रखना, ये जीवाणु कैसा होगा? नॉन रेडियो एक्टिव होगा, ये ध्यान रखना बेटे, रेडियो एक्टिव। इसको एक बार और अच्छी तरह से देख लें कि ये जो जीवाणु होगा, ये जीवाणु होगा नॉन रेडियो एक्टिव। कैसे हुआ? क्योंकि AS35 देखो बेटे, ये तो किसे संक्रमित करेगा? यानी डीएनए को, और ये किसे यहां पर जो है क्या कहते हैं, अभिरंजित करेगा? तो ये करेगा यहां पर प्रोटीन कोट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है, यानी वायरस का जो डीएनए है, यही वायरस का डीएनए वायरस से जीवाणु के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इसे ये पता लगता है कि यहां पर बेटे जो वायरस का डीएनए है, वायरस डीएनए का स्थानांतरण वायरस से जीवाणु में होता है, वायरस से जीवाणु में होता है। तो ये एक बार और अच्छी तरह से समझ ले बेटे कि अगर जीवाणु संक्रमित होता है P32 रेडियो एक्टिव वायरस से, तो P32 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होगा तो ये जीवाणु हमेशा कैसा रहेगा? रेडियो एक्टिव। लेकिन अगर जीवाणु बेटे संक्रमित होता है किसी AS35 रेडियो एक्टिव से, जिसका रेडियो एक्टिव होगा प्रोटीन कोड, तो फिर ये जीवाणु क्या होगा? ये नॉन रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि प्रोटीन कोड उस जीवाणु के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो वह जीवाणु फिर रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो याद रख ले कि अगर जीवाणु किससे संक्रमित होता है? P32 लेबल वायरस से, तो ये P32 ये डीएनए को रेडियो एक्टिव करेगा बच्चों, और जब डीएनए रेडियो एक्टिव होगा तो ये डीएनए वायरस से जीवाणु के अंदर स्थानांतरित होगा और ये जीवाणु रेडियो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर जीवाणु किससे संक्रमित होता है? AS35 लेबल वायरस से संक्रमित होता है, तो फिर बेटे AS35 तो प्रोटीन को रेडियोएक्टिव करता है, और प्रोटीन संक्रमण के दौरान जीवाणु कोशिका में प्रवेश नहीं करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से उसे हटा दिया जाता है, तो फिर ये प्रोटीन कोड जीवाणु में नहीं जाएगा, तो फिर ये जो जीवाणु है ये रेडियोएक्टिव नहीं होगा। तो इससे पता ये लगता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को या आनुवांशिक जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और यही यहां हमें देखने को मिला कि वायरस से जो डीएनए है वह जीवाणु में गया, और जीवाणु से बेटे फिर यहां पर नए वायरस के कण बनेंगे। तो यह प्रयोगता हमारे पास में, यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो याद कर लें, अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों कि डीएनए का जो आनुवांशिक पदार्थ है इसके बारे में बताने वाले दो वैज्ञानिक हैं, हर्शी और चेज। यहां तक क्लियर। और इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक वायरस को चुना जिसका नाम है जीवाणुभोजी वायरस। जीवाणुभोजी वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि क्या जीवाणुओं को संक्रमित करता है और अपने डीएनए को जीवाणु में पहुंचा करके वहां नए वायरस कण बनाता है और जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देता है। इतना आपको याद रखना है। अब इनको सत्यापित करने के लिए इन्होंने दो जो है रेडियोएक्टिव माध्यम का उपयोग किया। एक तो P32 का किया बच्चों और X35 का किया।
P32 डीएनए को रेडियो एक्टिव करता है और ACE35 प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करता है। अब आपको पता है कि वायरस की जो संरचना होती है उसमें चारों तरफ तो प्रोटीन का खोल होता है और उसके केंद्र में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो बेटे P32 तो डीएनए को रेडियो एक्टिव करेगा और ACE35 प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करेगा। 3 विधियों के माध्यम से इन्होंने बताया कि पहले तो संक्रमण होगा, फिर बेटे ब्लेंडिंग होगी और फिर लास्ट में जो है क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। यहां सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में अपन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में अपन ये देखते हैं कि जो वायरस, अब सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से क्या होगा कि वायरस के सरफेस पर जो प्रोटीन कोट है वो तो हटा दिए जाएंगे, उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या देखते हैं कि जो जीवाणु कैसे वायरस से संक्रमित होते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव P32 से संक्रमित हो, यानी ऐसे वायरस जो P32 से लेबल हो। अगर ऐसे वायरस से कोई जीवाणु संक्रमित होता है तो क्या देखता है यह प्रयोग में कि वह जीवाणु भी रेडियो एक्टिव होता है। कारण क्या है, P32 डीएनए को क्या करता है बेटे, रेडियो एक्टिव करता है और यह डीएनए ही वायरस से जीवाणु के अंदर आ गया, तो जीवाणु भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन ऐसे जीवाणु जो ऐसे वायरस से संक्रमित होते हैं जो ACE35 लेबल्ड हैं और ACE35 प्रोटीन कोड को लेबल करेगा, प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव करेगा, तो ये प्रोटीन कोड वाले वायरस से अगर कोई जीवाणु संक्रमित होता है तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। कारण क्योंकि यहां जो रेडियो एक्टिव है वो प्रोटीन कोट है और प्रोटीन कोट जीवाणु की सतह पर ही रह जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे जीवाणु जो ACE35 रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित होंगे वो जीवाणु संक्रमित नहीं होते हैं। तो ये टॉपिक था बेटे हमारे पास में, यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना बेटे। और इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटे, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।